देखिए लास्ट लेक्चर में हमने एसेट्स का पॉइंट किया। देखिए पहले तो क्या था, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसके बाद एसेट्स का पॉइंट किया था, राइट। अब देखिए एसेट की बात कर रहा हूँ। एसेट की डेफिनेशन में हमने 4 पॉइंट क्लियर किए थे। एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल, प्रोडक्ट और आइटम, देन which have ownership of the business, यानी उसकी ओनरशिप किसकी होनी चाहिए, बिजनेस की होनी चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट, इट हैज इकोनॉमिक वैल्यू, और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। इस तरह से 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था हमारा उसमें कि भाई एसेट हम किसे बोल सकते हैं, वो टेंजिबल या तो इंटेंजिबल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट था हमारा कि भाई वो प्रोडक्ट या तो आइटम होनी चाहिए। देन नेक्स्ट था जिसकी ओनरशिप बिजनेस की होनी चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट जो था वो था कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी उसके बाजार में पैसे मिलने चाहिए, तो वो एसेट है। एसेट की कैटेगराइज हमने क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स किया था उसमें। मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइप जो है वो नॉन करंट एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ऐसे 3 पार्ट किए हैं। अब उसमें जो नॉन करंट एसेट है उसका पॉइंट अभी डिस्कस करना है। याद कीजिए लास्ट लेक्चर में हमने करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज का लेक्चर कंप्लीट किया था। उसके लिए याद कर रहा हूं कि नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज किसे बोलते हैं, ऐसी लायबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर में पेड अप करनी है। लायबिलिटीज व्हिच इज पेड विद इन 1 ईयर, तो वो करंट लायबिलिटीज है। बट ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेड का ड्यूरेशन जो है वो मोर देन 1 ईयर है, राइट। A liability is paid a period of duration of paid which is more than 1 year, तो उसके लिए हम क्या बताएंगे कि भाई वो नॉन करंट लायबिलिटीज है। वैसे ही यहाँ पे एसेट में ऐसी एसेट्स जिसका पीरियड मोर देन 1 ईयर के लिए है, जस्ट लाइक हम बिल्डिंग लेते हैं तो बिल्डिंग आ दिया और 6 महीने में बेच दिया, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। जब भी बिल्डिंग लेते हैं तो उसमें 1, 2 साल, 5 साल ऐसा होता ही, राइट, यानी वो लॉन्ग टर्म होगा, राइट। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं दैट इज अ नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स का दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म एसेट, राइट। तो उसमें देखिए बिल्डिंग, मशीनरी लेते हैं तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, 10-15 साल के लिए मशीनरी लेते हैं, राइट, जो हमारी फैक्ट्रीज में होती है वो। यानी क्या क्या पॉइंट बता रहा हूं मैं, लैंड यानी जमीन, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सभी ऐसी एसेट्स है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए है, राइट, और टेंजिबल भी है। वो बाद में भी देखेंगे, टेंजिबल इंटेंजिबल का भी बता रहा हूं मैं धीरे धीरे। सो ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है, सो दे आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स, राइट। देखिए नॉन करंट एसेट्स मींस are also for the period of non-current assets, also for the period of more than 1 year. Then ऐसे assets so कितने टाइम्स के लिए, more than 1 year. Assets which are for the more than 1 year they are known as long-term assets, fixed assets और non-current assets. यानी non-current assets के नाम कौन-कौन से हैं? पहला non-current assets वो बोल सकते हैं, या तो फिर long-term assets या तो फिर फिक्स एसेट्स, उसे क्या बोलेंगे हम, फिक्स एसेट्स। द एसेट्स व्हिच आर फॉर द मोर देन 1 ईयर दे आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। उसके अनदर नेम कौन-कौन से है, लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। ओके, यानी 1 ईयर के लिए ज्यादा के लिए जो भी एसेट्स हम परचेज करते हैं दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म, नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स एसेट्स। ओके, अब उसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, अब सभी ये तो आपको पता है, लैंड एंड बिल्डिंग वो तो पता है, जमीन लेते हैं हम फैक्ट्री के लिए या तो बिल्डिंग लेते हैं। देन नेक्स्ट प्लांट, पता है आपको जो फैक्ट्री में लगता है वो। देन मशीनरी, वो भी उसी में आ जाएगा। फर्नीचर, देखिए प्लांट एंड मशीनरी में फर्क है। जो प्लांट होता है ना वो बहुत बड़ा जगह ऑक्यूपाई करता है, वो करते हैं, मशीनरी छोटी जगह है, राइट। सो प्लांट एंड मशीनरी बोथ आर डिफरेंट। देन फर्नीचर, ट्रेडमार्क, अब ये सभी मैं आपको समझाता हूं वन बाय वन। ये जो चार है ना, देखिए ये
ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट एंड गुडविल, राइट, और फ्रेंचाइजीज जो भी बोलते हो, ये सभी इनटेंजिबल एसेट है जिसे हम देख नहीं पाते, फिर भी इट इज अ वैल्यूएबल, बहुत कीमती है, इसके पैसे मिलते हैं। आप बोलोगे सर कैसा? चलिए पहले वर्ल्ड फर्स्ट एसेट्स में स्टार्ट करता हूँ। पहली एसेट्स किस तरह से, एक स्टोरी आपको बताता हूँ। रियली हाँ, एक पर्सन था, फ्रांस में रहता था। उस पर्सन के दिमाग में उसको सबसे पहले तो उसने एक होटल स्टार्ट किया। होटल बहुत अच्छी चलने लगी, तो धीरे धीरे उसने सोचा कि भाई मैं चलो दूसरी होटल स्टार्ट करता हूँ जो नजदीक की सिटी में होनी चाहिए। तो दूसरी सिटी में उसने और एक होटल स्टार्ट की, वो भी अच्छी चलने लगी। फिर थोड़े दूर और एक सिटी में उसने अपनी नई ब्रांच डाली होटल की, वो भी बहुत अच्छी चलने लगी। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि तीनों जगह पे मेंटेन करना उसके लिए मुश्किल हो गया। होटल अच्छी चलती थी पर उसके जो एम्प्लॉइज थे ना, वो कुछ पैसे खा जाते थे उसमें से, उसको नहीं देते थे, राइट। सपोज आप 10,000 का इनकम हुआ है तो उसको बता देते कि भाई 8,000 हुआ है, 7,000, 2 to 3,000 वो लोग ले लेते थे। इसलिए कि भाई उनको पता है कि भाई जो ओनर है वो आपको आने वाला नहीं है, वो कल आएगा या परसों आएगा, उस तरह से, यानी उतना अच्छी तरह से नहीं चलता है। तो उसने सोचा कि भाई मेरे होटल का काम तो बहुत ही अच्छा है, फिर भी मैं सब जगह पे नहीं पहुंचता हूँ, इसकी वजह से मुझे थोड़ा लॉस हो रहा है, तो एक काम करता हूँ। उसने पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट में ऐसे लिखा हुआ था कि भाई मैं अपने होटल का नेम बेचना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस का नेम बेचना चाहता हूँ, और वो नेम था मैकडॉनल्ड्स, राइट। वो मैकडॉनल्ड्स का ओनर था जिसने ऐसा सोचा। बहुत सारे लोग आए, एक हॉल भर गया, सबको उसने समझाया कि भाई आपको क्या करना है कि मैं आपको मेरे बिजनेस का नेम दूंगा मैकडॉनल्ड्स, उसकी एडवर्टाइजमेंट मैं करूंगा पूरे सभी अलग अलग जगह पे। मेरे यहाँ जो ब्रेड जिस कंपनी का आता है वही ब्रेड आपके यहाँ भी आएगा, सेम टेस्ट, जो भी कुक होंगे उन सबको मैं ट्रेन करके आपके वहाँ भेजूंगा, उनको मैं ट्रेनिंग दूंगा। सो जो टेस्ट होगा वो सभी जगह पे सेम रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं आएगा, जो मेरी ऑर्डर में वही आपके ऑर्डर में भी आएगा, बट उसके लिए आपको मुझे मेरे नेम के कुछ पैसे देने होंगे, राइट। और वो जो पैसे देने उसने डिसाइड किया दैट इज कॉल्ड गुडविल। उसके लिए हम क्या बताएंगे, उसको क्या बताते हैं भाई, गुडविल, ये रहा, राइट। तो आप अपने बिजनेस का नेम अच्छा है, बाजार में जिसकी वजह से बिजनेस मिलता है, तो आप अपना नेम सोल्ड आउट कर सकते हो और उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड गुडविल। देखिए ये एसेट ऐसी है जो दिखाई नहीं देती है बट उसको बेचते हैं तो पैसे मिलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट। उसमें पहले मैंने समझाई आपको गुडविल, यानी अपने बिजनेस का नेम हम सोल्ड आउट करके पैसे ले सकते हैं, राइट। सेकेंड थिंग, अब आ रहा है पेटेंट। पेटेंट यानी क्या? जनरली मैं कोई खोज करता हूँ, जस्ट लाइक समझिए हमारी कंपनी ने अभी जो कोरोना चल रहा है तो कोरोना की दवाई फाइंड आउट कर दी, तो वो कोरोना की दवाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो सिर्फ फाइंड आउट करते हैं और फिर उसे कंपनी उसको प्रोडक्ट करती है। तो जिस कंपनी को ये प्रोडक्ट करता है तो हम उसे बेचेंगे, भाई आप हमारी दवाई बनाइए और सबको बेचेंगे, तो उसके बदले में हम उसके पास से पैसा लेंगे। अपनी जो पेटेंट है ना, मेथड, उसको सोल्ड आउट करेंगे कि इस मेथड से इसकी दवाई बनाई जाती है, राइट, दैट इज कॉल्ड पेटेंट। ये भी इंटेंजिबल है, दिखाई तो नहीं देती है, उसके मेथड हम उसको देंगे तो दैट इज, वो कोई चीज थोड़ी है, राइट। हम उसको मेथड समझाएंगे, इस मेथड से होगा, उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट दे देंगे उसको कि इतना इतना केमिकल यूज करना है, राइट, उसके बदले में हम पैसे लेंगे, दैट इज आल्सो इंटेंजिबल पेटेंट। यानी हम जो भी खोज करते हैं उसे पेटेंट करवाना होता है गवर्नमेंट में और फिर हम सोल्ड आउट करके पैसे ले सकते हैं। फिर अगर कोई दूसरा उसको यूज करता है तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं, उसके पास से हम पैसे ले सकते हैं, राइट। वो सब बात की बात है, अभी समझते से जाइए। हम नेम अपना सोल्ड आउट कर सकते हैं, दैट इज गुडविल। देन नेक्स्ट पेटेंट, पता चला जो हमारी कोई खोज होती है, राइट, वो हम उसको बेच सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट कॉपीराइट। अब देखिए आपको पता होगा कि आप कोई बुक लिखते हो, राइट, या तो आपने कोई सॉन्ग्स अपने डेवलप किए, तो आप जिस कंपनी को अपना ऑथराइज देते हो, जस्ट लाइक मैं ऐसा बता सकता हूँ कि मेरे जो सॉन्ग्स होते हैं वो सॉन्ग्स टिप्स कैसेट्स को दे दिए हैं, तो उसके बदले में मैं उसके पास से पैसे लूंगा कि मेरे सॉन्ग्स आप ही कॉपी करोगे और बाजार में बेचोगे। पायरेटेड सीडीज आती है वो बात अलग है। मैं अभी आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आपको ऐसा समझना है कि आप कोई बुक लिखते हो,
और किसी कंपनी पब्लिशर्स को आप बुक प्रिंट करके बेचने का देते हो आप उसको, तो वो जो प्रिंट करके बेचेगा तो आपको पैसे देगा। जस्ट लाइक अमिताभ में मार्कबान पिक्चर में आपको पता होगा, उसने बुक लिखी थी और उसको सोल्ड आउट करके उसको पैसे मिले थे। दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। यानी हम हमारा सॉन्ग्स, बुक्स, फिर ऐसे अब तो जैसे कंपनी में ऐसा होता है, हाँ कंपनी भी ऐसी बहुत सारी आइटम्स होती है जो सबके साथ डिक्लेयर करती है और उसके लिए वो कुछ मैगजीन में इंफॉर्मेशन देती है, उसके बदले में वो मैगजीन के पास से वो पैसे लेती है, राइट? दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। पिक्चर्स के सॉन्ग्स आते हैं, वो लोग पैसे लेते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड कॉपीराइट। आया समझ में? तो ये भी इंटेंजिबल एसेट है, ये भी इसके पैसे मिलते हैं। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या है? हमारा सिक्का, राइट? आपको पता होगा डेनिम के जींस आ रहे हैं, इंडिया में डेनिम के जींस बनते ही नहीं है। इंडिया में अर्विंग मिल जो है वो डेनिम के जींस बनाती है, तो वो काम क्या करती है कि डेनिम जो जींस बनते हैं ना वो बनते हैं अर्विंग मिल में ही, बट उसके ऊपर सिक्का लगता है डेनिम, तो उसके बदले डेनिम कंपनी उसके पास से पैसे लेती है अर्विंग मिल के पास से। सो दैट इज ट्रेडमार्क। यानी आप अपनी कंपनी का हॉलमार्क किसी को बेच सकते हो कि भाई आप लगा के बेचो, हमारा हॉलमार्क लगा के आप चीज बेच सकते हो, बट क्वालिटी अच्छी रखना, राइट? तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। अरे भाई समझिए, ये सब याद रखिए, धीरे धीरे ध्यान रखिए, क्योंकि 11th में अकाउंटेंसी आपका बेस है, राइट? ऐसा है तो हैंड्स पे डाल के अच्छी तरह से सुनिए और याद रखना स्टार्ट कीजिए। समझिए, आप अगर ट्राई करोगे तो धीरे धीरे ये याद रहना स्टार्ट हो जाएगा। ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज परफेक्शन से करनी है आपको, ओके? सो ट्राई करना स्टार्ट कीजिए। आप जितना ट्राई करके याद रखने का स्टार्ट करोगे उतना वो याद रहना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, ओके? सुनिए, यानी गुडविल हम अपना नेम बेच सकते हैं। सेकेंड थिंग पेटेंट, हमने जो भी चीज़ की खोज की है वो हम किसी को पेटेंट बेच सकते हैं उसकी। देन कॉपीराइट, यानी हमारे सॉन्ग्स, बुक्स ये सब अवेलेबल होते हैं वो बेच सकते हैं। एंड नेक्स्ट ट्रेडमार्क, हमारा जो सिक्का होता है हॉलमार्क जो हम उसको बेच सकते हैं किसी और, उसके बदले में हमें पैसे देंगे। ये 4 इंटेंजिबल एसेट्स है, फिर भी इसके बहुत सारे पैसे मिलते हैं, राइट? यानी नॉन, ये सब नॉन करंट एसेट्स है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हम किसी को नेम बेचते हैं, गुडविल बेचते हैं तो 5 साल 6 साल के लिए बेचते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि चल 1 साल में तुझे वापस दे देना, वो विदिन 1 ईयर के लिए नहीं होती, मोर देन 1 ईयर के लिए ही होता है ये सब, ओके? सो एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग ये सब हम देख सकते हैं, वैसे ही लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, देन फर्नीचर, ये सब हम देख सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए, नॉन करंट एसेट्स। और उसमें इंटेंजिबल कौन कौन सी है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये भी नॉन करंट ही है बट इंटेंजिबल, ओके? नॉन करंट एसेट्स कैन बी categorized in 2 categories. First, tangible assets, intangible assets. अरे tangible है ना, हमें पता है जिसे हम देख सकते हैं, which can see, उसको हम टच कर सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जस्ट लाइक बिल्डिंग फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसका, राइट? फर्नीचर, मशीनरी, ये सब टेंजिबल एसेट्स है। और ऐसी एसेट्स जिसको हम नहीं देख सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इंटेंजिबल एसेट, वो 4 है, पता है ना? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, अभी हमने डिस्कस किया वैसे। चलिए देख लेते हैं टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोस एसेट्स which are having a physical existence, right? Which can be touched, which can be seen and can be touched, right? ये सब मैंने आपको टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज लिखी है, लेकिन आप अपनी तरह से लिख सकते हो। Tangible assets are those assets which are having a physical existence, which can be seen, which can be touched, right? They are called tangible assets. उसमें land, building, plant, machinery, furniture, etc. But intangible assets, इसके जैसा ही लिखना है, ऐसा मत लिखना, इसके जैसा नहीं कैसे लिखोगे? देखो, intangible assets are those assets which are not having physical existence, which are not having, दूसरा लर्न करने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर से ही बता देना है, which are not having physical existence, which cannot be touched, which cannot be seen, right? Examples are goodwill, patent, trademark, copyright. 4 याद ही रख लेने, goodwill, patent, trademark, copyright. Okay, देखिए, intangible word itself carries the meaning of these assets. Intangible assets do not hold physical existence. आप अपनी तरफ से लैंग्वेज में लिख सकते हो, this cannot be seen and touched, and also some categories of non-current assets, trademarks, copyright, patent, goodwill, etc. Okay, now next current assets. भाई देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था नॉन करंट यानी क्या? assets for more than 1 year,
एंड यहाँ पे एसेट्स फॉर लेस देन 1 ईयर या विद इन 1 ईयर के लिए जो होती है दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। हम बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 ईयर के लिए कम एसेट्स है, जस्ट लाइक कैश, हमारे पास जो कैश बैलेंस पड़ा है वो 1 ईयर के लिए कम ही होगा, क्योंकि अभी अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो वो पैसा चला जाएगा, राइट, बेचेंगे तो पैसा भी इससे वापस आ जाएगा, यानी सेम नहीं रहेगा, राइट। दूसरा बैंक बैलेंस, हमारा बैंक में बैलेंस है, वो भी कुछ परचेस करते हैं, चेक देंगे तो वो बैलेंस से पैसे जाएंगे, राइट। देन थर्ड पॉइंट, दूसरी यानी कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। अब दूसरा डिस्कस कर रहा हूं डेटर्स, ध्यान से सुनना, डेटर्स कौन सा है? डेटर्स यानी क्या होगा कि अगर हम किसी को अपना जो गुड्स है वो गुड्स हम किसी को बेचते हैं और वो अगर क्रेडिट पे बेचते हैं, यानी वो बोलता है कि हम आपको 6 महीने के बाद पैसे दे देंगे या 2 महीने के बाद देंगे, तो अगर हम क्रेडिट पे सोल्ड आउट करते हैं तो वो जो पर्सन है वो हमारे लिए डेटर्स है, उसके पास से हमारा रिसीवेबल है, हमें उसके पास से पैसे लेने हैं। तो याद रखना, जिसको भी हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड आउट किया है वो पर्सन हमारा डेटर्स है। इसी चैप्टर में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए समझिए, जिस पर्सन को हम क्रेडिट में गुड्स सोल्ड आउट करते हैं, जिस पर्सन को हम क्रेडिट में गुड्स सोल्ड आउट करते हैं, दैट पर्सन इज नोन एज डेटर्स। उसको क्या बोलते हैं हम? डेटर्स, राइट। वो भी देखिए, याद रखना, हम किसी को गुड्स सोल्ड आउट करते हैं तो विद इन 1 ईयर के लिए उसको ऐसा नहीं बोले मिले भाई ये गुड्स ले जा, अभी 50,000 का 2 साल के बाद पैसे दे जाना, तो वो दिखेगा नहीं। वो 2 मंथ्स 3 मंथ्स 6 मंथ्स की इससे ज्यादा क्रेडिट उसको नहीं दे सकते, आया ना समझ में? सो डेटर्स, ये सब करंट एसेट्स बता रहा हूं जो विद इन 1 ईयर की है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स। देन नेक्स्ट उसके बाद बता रहा हूं मैं बिल्स रिसीवेबल। अब ये सब बिल्स रिसीवेबल, देखिए ये चेक जैसा ही होता है। मैं कोई पर्सन को, मेरे पास कोई पर्सन गुड्स परचेस करना है, मैंने उसको बताया कि मैं तुझे गुड्स को सोल्ड आउट करूं, पैसे का क्या, तो वो तो मैं 2 महीने के बाद दे दूंगा। मैं उसको बोलता हूं मैं तुझे बराबर पहचानता नहीं, तो ऐसे ही तुझे गुड्स नहीं दे सकता, तू पैसे नहीं देगा तो बोलता है एक काम कीजिए, आप बिल्स ड्रॉ कीजिए, यानी बिल्स चेक जैसा ही होता है, उसमें हम लिखते हैं कि भाई दिस सो एंड सो पर्सन पेड अमाउंट आफ्टर 2 मंथ्स या आफ्टर 1 मंथ, उसकी डेट होती है, ये सब हम उसके अंदर मेंशन करते हैं। फिर हम उसे एक्सेप्ट, हम उसके लिखते हैं कि भाई ये हमने लिखा हुआ है, और फिर वो उसे एक्सेप्ट करता है कि यस ऑन दिस डेट आई विल बी पे द अमाउंट, राइट, ये मैं अमाउंट पेमेंट कर दूंगा, ओके। तो इस तरह से ये डिसाइड होता है, और उसके ऊपर सब लिखा होता है, स्टैम्प लगा के साइन होती है दोनों, मैं भी साइन करता हूं और वो एक्सेप्ट करता है, वो भी साइन करता है, यानी जो बिल्स ड्रॉ करता है वो भी और जो बिल्स एक्सेप्ट करता है दोनों की साइन होती है, और वो मुझे बिल दे देगा। अब बोलोगे सर वो भागा, ऐसा नहीं होता, ये बिल्स कोर्ट पे रजिस्टर होते हैं, और उसके बाद अगर वो पैसे नहीं देता है तो उसको 6 मंथ्स की सजा होगी, राइट। तो ये जो बिल होता है वो मुझे उसके पास से पैसे लेना है, दैट मींस इट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। ये भी इसी चैप्टर में नेक्स्ट डेफिनेशन में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना याद रखिए ना, जिसके पास से पैसे लेने हैं, अगर वो पर्सन हमें अभी जल्दी से पैसे नहीं देता है तो वो बिल एक्सेप्ट करता है, तो दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल फॉर अस। ये भी हमारे लिए एसेट है, बट ये भी मिनिमम 2 मंथ्स 3 मंथ्स 6 मंथ्स उतने तक का ही एक्सेप्ट करते हैं, 1 ईयर 2 ईयर का एक्सेप्ट नहीं होता है। सो इट इज करंट एसेट्स, राइट। ऐसी एसेट्स जो विद इन 1 ईयर के लिए होती है दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। चलिए देखते हैं, these assets are that of the kind whose time duration is less than 1 year, and these assets can be converted into cash. In current assets, cash balance, bank balance, debtors, bills receivable, raw material of stock. सपोज मैं कोई भी चीज बनाता हूँ तो उसके लिए रॉ मटेरियल मुझे चाहिए, अगर मुझे पेन बनानी है तो उसके लिए प्लास्टिक रॉ मटेरियल चाहिए। अब ये रॉ मटेरियल सपोज मैंने 10,000 का इस साल परचेस किया, उसमें से 8,000 का यूज हुआ, 2,000 का मेरे पास अभी भी है, तो वो मैं नेक्स्ट ईयर में यूज करूंगा ना, सो दैट इज एसेट फॉर मी, राइट। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक, देन फिनिश स्टॉक। सपोज मैं पेन बनाता हूं, पेन मैंने 1000 पेन बनाए, 1 पेन के 5 रुपीस है, यानी 5,000 का हुआ, उसमें से 3,000 का गुड्स सोल्ड आउट हुआ, 2,000 का अभी बाकी है, तो 2,000 का जो सोल्ड आउट नहीं हुआ है वो मेरे लिए स्टॉक है, फिनिश गुड स्टॉक। और ये जो स्टॉक होता है वो मैं नेक्स्ट ईयर में भी सोल्ड आउट कर सकता हूँ। भाई जो चीज हमारी बिकी नहीं है, तो सेल आउट नहीं हुई है, तो वो हम हमारे पास रखेंगे,
थोड़े दिन के बाद सॉर्ट आउट करेंगे, नेक्स्ट ईयर में सॉर्ट आउट करेंगे। सो दैट इज आल्सो करंट एसेट्स फॉर अस। यानी करंट एसेट्स में कौन कौन सा आएगा? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओके, देन नेक्स्ट लिक्विड एसेट्स। अरे बहुत सिंपल है, ये जो करंट एसेट्स है ना उसमें सिर्फ स्टॉक नहीं आएगा, ये फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, स्टॉक के सिवा जो भी सभी एसेट्स है ना वो सब लिक्विड एसेट्स। देखिए लिक्विड एसेट्स मींस आर रिकॉग्नाइज्ड एज सब कैटेगरी ऑफ करंट एसेट्स। ऑल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक आर रिकॉग्नाइज्ड एज लिक्विड एसेट्स। आपको इतना ही याद रखोगे, ऑल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक आर रिकॉग्नाइज्ड एज लिक्विड एसेट्स। एक्सक्लूडिंग स्टॉक, स्टॉक के सिवा सभी करंट एसेट्स क्या है? लिक्विड एसेट्स। रियल एसेट्स, रियल एसेट्स यानी पता है कि भाई जिसका एक्जिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू रियलाइज होती है। भाई एक्जिस्टेंस वाला तो टेंजिबल में आता है, रियल एसेट्स यानी क्या? जिसकी वैल्यू रियलाइज हो सकती है। अगर हम बाजार में बेचने जाए तो उसके पैसे मिलते हैं तो वो रियल एसेट है, राइट? तो देखिए रियल एसेट्स मींस एसेट्स दैट हैव वैल्यू इन रियलिटी। दीस एसेट्स हैव मार्केट प्राइस। देखिए इन रियलिटी में उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी मार्केट में प्राइस होनी चाहिए। दिस मींस इट हैज रियलाइजेबल वैल्यू। हम इतना याद रखेंगे तो भी चलेगा। रियल एसेट्स मींस इट हैज रियलाइजेबल वैल्यू, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू होनी चाहिए। एंड इन दिस एसेट्स टेंजिबल, intangible and current assets are included. ये सभी इसमें included है। From sale of such assets, if money can be realized, then they are known as real assets. ये याद रखोगे तो भी चलेगा। The asset, the sale of assets, if money can be realized, then they are called real assets. आ गया समझ में? तो ये सभी 2 टाइम्स लिख के लर्न करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।